चलो देखो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था बताने के लिए। 12 नंबर, क्वेश्चन 12 ये बताना था। क्या है इस क्वेश्चन नंबर 12 में। पहले सवाल को पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। ठीक है ना, ABC जो है समरूप है किसके, PQR के। दो त्रिभुज बने हैं ABC और PQR। ये चित्र इसकी भी बना है आकृति 6.41 में। पहले आकृति बना लेते हैं। क्या है, ABC त्रिभुज A B और C। दूसरा क्या है, PQR। PQR फिर कह रहा है कि इनकी मध्यिका है। AD एक मध्यिका है और इसकी मध्यिका क्या है, PM। ठीक है। अब देखो मध्यिका का मतलब क्या होता है कि जिस भुजा पे मध्यिका पड़ती है उस भुजा को दो बराबर भाग में बांट देती है। मध्यिका का मतलब ये होता है मध्य, यानी ये जो PM है PQR के यानी QR के मध्य में है। ठीक है। M बिंदु जो है QR के कहाँ है, बीच में है। बीच का मतलब है कि इसको और इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। ऐसे AD मध्यिका जो है वो BC को भी दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है ना। तो मध्यिका के नाम से ही स्पष्ट है कि मध्य बिंदु, यानी कि जिस भुजा पे वो पड़ती है उसको दो बराबर भागों में बांट देती है, ये मध्यिका होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि AB और BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR को क्रमशः भुजा PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है। यानी AB भुजा और फिर AC भुजा। ठीक है, AB भुजा और कौन सी भुजा, नहीं, AB भुजा और BC तथा मध्यिका AD। ठीक है, AB BC और मध्यिका AD। और दूसरे वाले त्रिभुज में PQ QR और मध्यिका PM क्या है, समानुपाती है। समानुपाती का मतलब कि कौन कौन किसके समानुपात में है, ये देखो थोड़ा लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है कि AB और ये PQ का अनुपात, दूसरा BC बटा QR का अनुपात, और तीसरा उनके मध्यिकाओं का अनुपात, यानी कि AD बटा PM का अनुपात क्या है, समानुपात है। समानुपात का मतलब कि बराबर अनुपात में है। इसमें AB BC और AD का अनुपात, इसमें PQ QR और PM का अनुपात इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के समानुपात में है। यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये समान है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, ये दिया है। इसको हम लोग मान सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरी कंडीशन क्या दिया है कि AD जो है वो मध्यिका है। AD AD मध्यिका है, मध्यिका है। और जब मध्यिका है, AD मध्यिका है, तो क्या हो जाएगा, ये दो बराबर भागों में बट जाएगा। यानी कि BD बराबर क्या हो जाएगा, AD भुजा BC की मध्यिका है, ऐसे लिख दें। AD भुजा BC की मध्यिका है। मध्यिका है मतलब कि दो बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब हो जाएगा कि BD और बराबर हो जाएगा क्या, CD। होगा कि नहीं होगा, BD जो होगा वो CD के बराबर होगा। या फिर हम BD का दो गुना कर देंगे तो BC के बराबर आ जाएगा। जैसे ये इसके बराबर है कि नहीं, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं। यदि हम इसका दुगुना कर देंगे तो BC के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से PM भी मध्यिका है। PM भुजा QR की मध्यिका है, मध्यिका है।
और जब मध्यिका है तो इसका मतलब हो जाएगा क्यू एम बराबर क्या हो जाएगा, एम आर या फिर आर एम एम आर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, इतनी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखो सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज एबीसी जो है, त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर के, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी समरूप होना चाहिए पी क्यू आर के। ठीक है ना। तो हमें समरूप सिद्ध करने के लिए तीन चार ही नियम है हमारे पास। या तो उसके कोण भुजा भुजाओं का भुजा का अनुपात समानुपात हो, या फिर उसके कोणों का संगत कोण बराबर हो, ये नियम है। तो इसमें देखो सिर्फ दो ही भुजाओं का अनुपात है, एक तो ए बी और पी क्यू का अनुपात दिया है, और दूसरा बी सी और क्यू आर का अनुपात दिया है, और तीसरी भुजा तो दी नहीं है। तीसरा हमको चाहिए पी आर का, यानी ए सी का अनुपात पी आर के बराबर होना चाहिए, ए सी बटा पी आर, इनका अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये तो दिया ही नहीं है, तो तीसरी भुजा, तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम इसको सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि पहले इसको और इसको त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर लें। यहाँ समरूप सिद्ध करने से मतलब ये होगा कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात पहले से हमको दिया है, इसका और इसका और इनका अनुपात समानुपात है। ठीक है ना। ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ, ये पहले से है कि नहीं है। तो ये यदि हम एक काम कर लें कि इस वाले कोण को और इस वाले कोण को इन दोनों भुजाओं के अनुपात में ये दो दिया है, तो बीच वाला कोण यदि बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज में ये काम आ जाएगा, एबीसी में और पी क्यू आर में, यानी कि इसमें ये वाला और इसमें ये वाला संगत कोण का अनुपात संगत कोण बराबर हो जाएंगे। जब संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं ए बी डी और फिर पी क्यू एम में। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो कोण बी जो है वो संगत कोण है कि नहीं है। और फिर ये भुजाओं का अनुपात, यानी दो भुजाओं का अनुपात ये बराबर है। पहले यहाँ हम समीकरण एक से इसको लिख लें कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है किसके, अच्छा ये बी डी जो है और ये बी सी और क्यू आर है, तो हम बी सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, टू बी डी लिख देंगे। लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं, दो बी डी बी सी के जगह पे, कहाँ है बी सी, ये है बी सी, बी सी के जगह पे लिख सकते हैं दो बी डी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका यदि दुगुना करेंगे तो बीसी के बराबर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दो, जैसे क्यू आर है तो क्यू आर की जगह पे लिख सकते हैं दो क्यू एम, तो दो से दो कट गया और ये आ गया बी डी बटा क्यू एम। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ये देखो ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तीसरी चीज क्या है हमारे पास, कोण बी बराबर कोण क्यू, संगत भुजाओं के बीच का कोण। ठीक है ना। तो ये एस ए एस नियम, एस ए एस समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से, एस ए एस समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, एस ए एस समरूपता के नियम से त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम समरूप सिद्ध करना था, तो समरूप का चिन्ह लगा दें। ठीक है ना, ए बी डी जो है वो पी क्यू एम के समरूप हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखो आगे क्या करेंगे, इतनी चीजें हो गई। अब अगर हम बात करें पूरे वाले त्रिभुज की, त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज पी क्यू
आर में, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज आर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात सेम सेम हो जाएगा और फिर ये कोण बराबर हो जाएंगे, तो फिर से वही एस के नियम से समरूप सिद्ध हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो, हम ये अगर भुजा भुजा भी इसमें लगाते तो हो जाता इस वाले त्रिभुज में, ए बी डी में और पी क्यू एम में, क्योंकि इसका इसके साथ अनुपात बराबर है और इसका इसके साथ ले आ ही लिए, और ये पहले से दिया था, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यही वाला लगा लेते हैं, यस यस यस, यानी भुजा 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 का अनुपात बराबर कर लेते हैं। तो ये पहले, क्योंकि ये पहले से दिया है, सिर्फ हमको इतना बस ले आना था, तो ये वाला क्योंकि इस वाले में काम में ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको थोड़ा मिटा करके क्या कर लेते हैं, बराबर, ये तो पहले से दिया था एडी बटा पीएम, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये एडी बटा पीएम पहले से दिया था। तो अब जब दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो यस 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 नियम से ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, एस यस यस नियम से समरूप होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, भुजा 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 समरूपता के नियम से। अब त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में यदि बात करें, तो ये इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं, क्या? तो समीकरण दो से या फिर समीकरण 1 से लिख लो, समीकरण एक से क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर के, ये समीकरण 1 से। अब इसके बाद ये पहले से दे दिया था, तो हम अब कोण कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, तो एस ए एस नियम से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब समरूप हो जाएगा, ये जब समरूप हो जाएगा तो एसी और ये पी आर का अनुपात भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये तो हमसे पूछा ही नहीं था, सिर्फ हमसे इतना पूछा था कि एबीसी और पी क्यू आर का समरूप निकालिए। तो समरूप निकालने के लिए क्या किया हमने, पहले जो दिया था उसका इस्तेमाल किया, ठीक है ना। ये हो गया, हालांकि इसका लिखने का कोई फायदा निकला नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर त्रिभुज एबीडी और पीक्यूएम को पहले हमने क्या किया, समरूप सिद्ध किया, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को दोनों को। तो इससे हमको फायदा ये हुआ कि कोण बी और कोण क्यू क्या हो गए, बराबर हो गए। तो त्रिभुज एबीसी वाले में काम आ गया और त्रिभुज पीक्यूआर वाले में काम आ गया। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने समरूप इसको सिद्ध कर लिया, ठीक है। लिख लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है, दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है, ठीक है ना। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी और सी, ए बी सी। फिर क्या कह रहा है कि बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, बीसी पर माने कोई डी है, वो इस प्रकार है कि कोण एडीसी, एडीसी यानी कि ये हमको खींचना पड़ेगा, ये हो गया कोण एडीसी, यानी ये वाला कोण जो है वो बराबर है किसके, बीएसी के। बीएसी यानी ये पूरे वाले कोण की बराबर है, किसके बराबर है, पूरे वाले कोण के बराबर है। तो बताना ये है कि सी ए स्क्वायर और सी बी इंटू सी डी, क्या बताना है कि जो सी ए स्क्वायर है वो सी बी और सी डी के
बराबर है, सीबी और सीडी के गुणनफल के बराबर है, ठीक है ना। ये बताना है। कैसे इसको करेंगे, देखो पहले ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिया है, यानी कि इस वाले त्रिभुज में एडीसी त्रिभुज में देखें तो सिर्फ ये वाला कोण और पूरे वाले त्रिभुज में एबीसी में ये वाला कोण दोनों बराबर दिया है कि नहीं है। हम एक काम कर लेते हैं कि पहले यदि इस वाले त्रिभुज को, छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दें, छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के क्या कर दें, समरूप सिद्ध कर दें, तो समरूप सिद्ध करने पर यह होगा कि फिर इनके भुजाओं का जब हम अनुपात लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। क्या होगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या कैसे करेंगे, देखो समरूप बड़ा आसानी से सिद्ध हो जाएगा। फिर ये थोड़ा सिद्ध करने में हमको मुश्किल लगेगा कि कैसे होगा। तो पहले देखो समरूप सिद्ध करते हैं। दिया है, एक ही चीज दिया है, वो भी क्या दिया है कि कोण जो एडीसी है वो बराबर है कोण एबीसी के। कितना, कोण एडीसी बराबर है कोण एबीसी के। काम हमारा ये है कि पहले हम इस वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दें, मतलब कि त्रिभुज एबीसी को समरूप सिद्ध कर दें किसके, और त्रिभुज एडीसी, ठीक है ना। इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है तो इसी त्रिभुज को लेकर के आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये समीकरण एक बना दो, या फिर दिया है, चलो दिया है लिख देंगे। तो पहली बात तो ये और ये हमको मिल गया, कोण एडीसी बराबर कोण एबीसी, कोई दिक्कत, दिया है। जब दिया है, और दूसरी चीज देखो, यदि हम ये वाले त्रिभुज हाँ कोण सी जो है वो उभयनिष्ठ है, इस त्रिभुज की और बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ। तो कोण सी बराबर कोण सी, ये उभयनिष्ठ आ गया। ये अब कोण कोण समरूपता के नियम से, ठीक है ना, इसलिए कोण कोण समरूपता के नियम से, अतः त्रिभुज एडी ए बी सी समरूप त्रिभुज एडीसी, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो जब समरूप सिद्ध हो गया तो इसका मतलब ये है कि छोटे वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। छोटे वाले त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात यानी छोटा ये एडीसी और बड़ा वाले त्रिभुज एबीसी के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। लेकिन संगत भुजा और संगत कोण, ठीक है ना, इस तरीके से हमको इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, जब ये इनके भुजाओं ये समरूप हैं, इसका मतलब है कि इनके भुजा का अनुपात बराबर होगा। एक चीज को समझो, पहले मान लो दो ठो त्रिभुज अलग से बना लेते हैं, और ये उसका नाम क्या है, ए बी सी। कोण सी तो उभयनिष्ठ है, तो कोण सी क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया कोण सी, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ने पहले से ही दे रखा है कि जो एडीसी है वो बराबर है कोण ए के, यानी कि डी जो कोण है वो कोण किसके बराबर है, ए के। बड़े वाले त्रिभुज के कोण ए के बराबर है कोण डी। तो जैसे ये वाला तो कोण ए है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डी होना चाहिए, तभी तो संगत कोण होगा। जैसे ये वाला कोण यहाँ पे ए है और ये पहले से बराबर हमको दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोण डी होना चाहिए, तब तो ये ठीक होगा। फिर तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बच गया एक ठो, तो ये ए आ गया। इसका मतलब ये इस तरीके से है। तो अब इनके भुजाओं का जब हम अनुपात लेंगे तो क्या होगा, एक तो ए बी का अनुपात आ जाएगा ए सी सी डी के साथ, ए बी का अनुपात किसके साथ आ जाएगा, सी डी के साथ। तो हमको ये वाला लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो ए बी का अनुपात इस सी डी के साथ होगा, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो किसके साथ ले लें, देखो अगर जरूरत पड़ेगी तो ले भी सकते हैं। क्या होगा, जैसे चलो अच्छा लिख ले, कहीं जरूरत पड़ गई, ए बी का अनुपात किसके साथ हो जाएगा, सी डी के साथ। और फिर यानी सी बी का जो अनुपात है वो सी ए के साथ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर दूसरा क्या होगा,
सीबी का जो अनुपात है वो सीए के साथ हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, जो सीए का अनुपात है ये सीडी के साथ हो जाएगा। सीए का अनुपात सीडी के साथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख लो, समझ में आ रहा है। ए बी का अनुपात इस, अच्छा ये एडी है तो हो गया, कोई बात नहीं, ये एडी हो गया। ए बी का अनुपात एडी के साथ, फिर सीबी का अनुपात, चाहे बीसी कहें चाहे सीबी कहें, लेकिन हम सीबी इसलिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में सीबी ही दिया है, ठीक है ना। तो सीबी का अनुपात सीए के साथ, फिर इस वाले सीए का अनुपात इस सीडी के साथ, है कि नहीं है ये। तो ये हो गया अनुपात। अब देखो इनमें से हमें सिर्फ इतने की जरूरत है, इतने की, इतने की, तो ये हो गया सी बी बटा सी ए बराबर सी ए बटा सी डी। कैसे आया ये, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, समरूप त्रिभुज के, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, यहां तक में। अब थोड़ा देखो, इसका तिर्यक गुणा कर दो, तो सी ए का गुणा सी ए के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, सी ए का गुणा सी ए के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर, यानी कि सी ए का स्क्वायर आ गया। फिर सी बी का गुणा सी डी के साथ होगा तो क्या होगा, सी बी गुणा, यही अपने को सिद्ध करना था, है। तो आ गया कि नहीं आया। तो हमको थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा कि कैसे हुआ था। जब कोण ए कोण डी के बराबर था ना, तो अलग से हमको त्रिभुज बना के ये समझना पड़ेगा कि कैसे हुआ है, ठीक है ना। ये अपना कॉपी में नहीं करना है, ये सब रफ कार्य है, ठीक है ना, तो कहीं पीछे कर लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे तो आ जाएगा। कोण सी उभयनिष्ठ था तो वो नाम दे दिए, और कोण ए और कोण डी जो था वो बराबर था, तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। चलो इसको लिख लो। चलो देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये संबंधित है, ये 9 पार्ट से इस तरीके के सवाल मिलेंगे, लेकिन इसमें समरूपता के नियम का प्रयोग करके इसको हल करना है, ठीक है ना। देखो ये क्या है, बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभ इस प्रकार का हो गया, और उसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है, और उसकी छाया कितनी है, छाया मतलब कि जो इधर पड़ती है परछाई जिसको कहते हैं, वो कितनी मीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, ये हो गया इस तरीके से। फिर फिर उसी समय जो एक मीनार है, एक मीनार है, उसकी लंबाई कितनी है, मीनार, मीनार की लंबाई नहीं दी है, मीनार की छाया की लंबाई कितनी दी है, 28 मीटर। इस प्रकार से ये चित्र बनेगा, ये 28 मीटर हो गया। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, h सेंटीमीटर है, ठीक है। ये और इसमें क्या बन रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण दो ठो होता है, दो प्रकार के, वो पाठ 9 में उसके बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे कि उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है। तो यहाँ पे इसका उन्नयन कोण जो है वो x डिग्री है मान लेते हैं, और ये भी उन्नयन कोण कितना है, x डिग्री है, ठीक है। और छाया इसमें दी है, इसमें भी दी है, इसकी लंबाई दी है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और इस प्रकार से जो स्तंभ होते हैं, जो मीनार होती है, उनकी छाया जो बनती है एकदम 90 डिग्री के एंगल्स पे बनती है, कितने डिग्री की, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का और यहाँ पे भी 90 डिग्री का। नाम दे देते हैं ए बी सी, और फिर ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। अब देखो हम ए बी सी को पी क्यू आर के समरूप सिद्ध कर दें, ठीक है ना। चलो पहले मान लेते हैं कि माना मीनार
स्तंभ और स्तंभ माना स्तंभ और मीनार का उन्नयन उन्नयन कोण बराबर कितना है, x डिग्री, ठीक है ना। और मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, h मीटर माने है ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये मीनार है और ये स्तंभ है, ठीक है। और बाकी तो सब दिया है, चित्र से दिख रहा है। अब हम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR में इसको समरूप थोड़ा सिद्ध कर लें। तो समरूप सिद्ध करने के लिए कोण B बराबर कोण Q दिया है, कोण B बराबर कोण क्यों है ये, क्योंकि समकोण है, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरी चीज समकोण ये है, कोण B और कोण क्यों, और कोण A और कोण P, कोण A बराबर कोण, अच्छा समान उन्नयन कोण समान क्यों है, क्योंकि समान समय में देखा गया था। जैसे एक ही समय पर ये देखे कि स्तंभ की परछाई कितनी है और उसी समय ये देख रहे हैं कि मीनार की परछाई कितनी है, ठीक है ना। तो मीनार की परछाई 28 मीटर हमको दिखी और स्तंभ की परछाई 4 मीटर दिखी, एक ही समय पर देख रहे हैं, इसलिए इनका उन्नयन कोण समान मान लिए हैं। तो ये क्या है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है ना। तो ये कोण कोण समरूपता के नियम से, कोण कोण समरूपता के नियम से क्या होंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR। अच्छा ये जब समरूप हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ले लेते हैं, किसका किसका ले लेते हैं, एक तो AB का अनुपात किसके बराबर होगा, PQ के, और फिर AC यानी कि BC का अनुपात बराबर होगा किसके, QR के। ये हो गया बस। अब सबका मान रख दे, सबका मान तो है ही हमारे पास। AB का मान कितना है 4, PQ का मान कितना है 28, BC का मान कितना है 6, QR का मान कितना है, QR का मान H मानो है तो H है, ठीक है ना, मान लिए हैं। तो अब काट पीट दो, जो जिससे कट रहा हो, तो ये इससे कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 सते 28, और ये इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ, तो H बराबर हो जाएगा 7 छंग 42, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये 42 मीटर आ गया। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर है, ठीक है ना। ये इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है। तो मीनार की ऊंचाई 42 मीटर आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आया। अभी थोड़ा इसमें अब नव उन्नयन कोण में ना समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, 9 चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो काफी विधिवत से इसकी तैयारी मैंने करेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनवन कोण क्या होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा इसके बारे में समझ में आएगा, खास तौर से फिर उसी के सहायता यानी उसी की विधि से हमको इन सवालों को हल भी करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये था। तो इस तरीके से तुम लोगों का 6.3 जो था तो समाप्त हो गया। 14 और 15 नंबर क्वेश्चन बच जाते हैं, 14 और 16 नंबर वो भी किसी दिन बता देंगे, ठीक है ना।